हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन देख लिया था जिसमें हमने पढ़ा था डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, राइट। नेक्स्ट जो सेकंड है हमारा इंटरैक्शन वो है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। ओके, हिंदी में आप इसे कहेंगे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतःक्रिया, राइट। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या है, नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। डाइपोल लिखा हुआ है सबसे पहले, यानी कि आपका एक मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी जो है वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट कंटेन करेगा, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो इंड्यूस डाइपोल होगा। ओके, कैसे देखो, माना कि ये आपका एक मॉलिक्यूल है जो कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखता है, इसमें डाइपोल मोमेंट होता ही है, ठीक है। ये आपका पोलर मॉलिक्यूल, पोलैरिटी इसमें होती ही है। दूसरा होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं हम, अंतःक्रिया, ठीक है। तो दूसरा होगा कुछ ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें क्या है, कोई डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं हुआ है इसमें। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही से, इसमें कोई डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं हुआ है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बैलेंस्ड है, इसमें चार्ज जो है वो बैलेंस्ड है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि एक तो मॉलिक्यूल वो है जिसमें पोलैरिटी है, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल वो है जो बिल्कुल न्यूट्रल है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्शन के लिए न्यूट्रल के साथ तो नहीं हो सकता है, तो हमें इसमें क्या करवाना पड़ेगा, इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करवाने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों के बीच में क्या करवाते हैं, इंटरेक्शन करवाते हैं। क्या करेंगे कि ये मॉलिक्यूल को हम पास में लाएंगे, जब दोनों मॉलिक्यूल को हम पास में लाएंगे तो क्या होगा, इसका जो माइनस चार्ज है, ये वाले माइनस चार्ज जो है, इसके ये वाले जो माइनस चार्ज है वो इस प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होंगे। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, इससे अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि ये देखो, ये प्लस माइनस ये मॉलिक्यूल था हमारा, जैसे ही ये पास आया थोड़ा, तो क्या हुआ, ये प्लस चार्ज जो है वो इधर तुम प्लस प्लस तो रिपल्शन दर्शाएगा ना, तो माइनस चार्ज जितने भी होंगे इसके, वो क्या होंगे, एक साइड आ जाएंगे और इनके बीच में जो है वो इंटरेक्शन होगा, तभी पॉसिबल है। तो अब इसमें क्या हुआ है, ये जो हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसमें क्या हुआ है, डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे, इस तरह के इंटरेक्शन को ही हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको वापस से मैं कहूँ तो यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होता है, एक तो आपके पास पोलर मॉलिक्यूल होता है, एक आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल ऑलरेडी पोलराइज्ड है, ठीक है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, और जहां पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में चार्ज बैलेंस है, वो इसके कांटेक्ट में आते ही यहाँ पे इसके माइनस चार्ज से चार्ज को अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से इसका सारा माइनस चार्ज जो है वो मॉलिक्यूल के एक तरफ आ जाता है, और प्लस चार्ज जो है वो रिपल्शन की वजह से दूसरी साइड
चला जाता है और उस वजह से इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अब क्या हो जाता है, डाइपोल जनरेट हो जाता है। और ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल में अब हमारे पास होगा। और इस तरीके के इंटरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है इतना? ठीक है। ये क्या है, ये शो करता है इंडक्शन इफेक्ट। किस बेसिस पे है ये पूरा सिस्टम, इंडक्शन इफेक्ट। ये जो सारा सिस्टम हुआ है ये क्या है, इंडक्शन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, इंडक्शन इफेक्ट कहलाता है। और इस इंडक्शन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो आकर्षण बल काम कर रहा है, ये जो आकर्षण बल काम कर रहा है, ये आकर्षण बल के लिए इस आकर्षण बल से एक एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी जनरेट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्शन एनर्जी कहते हैं। उसे हम कहते हैं इंडक्शन एनर्जी। और इस इंडक्शन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये रहा, μ1 स्क्वायर A2 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 r⁶। ये क्या है, ये आपका इंडक्शन एनर्जी है। यहाँ पे μ1 क्या है, μ1 जो ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल था ना, ठीक है, इसका क्या है, इसका जो है परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। μ1 क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला, अगर इसको मैं फर्स्ट नंबर दे दूं, ओके, और इसको दे दूं सेकेंड नंबर, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, राइट। ओके, A2 क्या है यहाँ पे, A2 बेसिकली यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी है। ठीक है, A2 क्या है यहाँ पे, पोलराइजेबिलिटी है। किसकी, सेकेंड वाले मॉलिक्यूल की, पोलराइजेबिलिटी ऑफ सेकेंड वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी है, यानी कि A2 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जो चार्ज है, इसकी कितनी कैपेसिटी है इस तरह से पोलराइज होने की। ठीक है, वो क्या है, इसकी पोलराइजेबिलिटी को दर्शाता है। बाकी जो है हमने देख ही लिया था, बाकी इसमें कुछ नया नहीं है, हमने लास्ट क्लास में देखा है। ये क्या है, परमिएबिलिटी फैक्टर है, परमिएबिलिटी फैक्टर है। ठीक है, परमिएबिलिटी फैक्टर है ये निर्वात में, वैक्यूम में परमिएबिलिटी फैक्टर है। ओके, और इसके अलावा जो ये R है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है। ओके, अब यहाँ पे जो ये म्यू है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये μ1 μ2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, जितना ज्यादा μ1 होगा, यानी कि जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतनी A2 की पोलराइजेबिलिटी होगी। ठीक है, क्योंकि वो उतना ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा इसके माइनस चार्ज को। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये था डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको देखने को कहीं पे भी नहीं मिलेगा टेम्परेचर, जैसे कि फर्स्ट वाले में आपको क्या देखने को मिल रहा था, टेम्परेचर वाला टर्म देखने को मिल रहा था। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको कोई इस इक्वेशन में टेम्परेचर वाला टर्म देखने को नहीं मिलता। तो सिंपल सा कहने का मतलब फिर ये हुआ कि जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं करता। इसकी जो परिणामी ऊर्जा है वो उस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है इतना? ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट जो है वो है लंडन फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस या फिर इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसमें थोड़ा सा जो है आपका कुछ मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने वो सारे टॉपिक्स पढ़े नहीं हैं, आपके कहीं कोर्स में आए नहीं हैं, क्वांटम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीजें माननी ही पड़ेगी। जब पढ़ेंगे आप कहीं ना कहीं आपके कोर्स में, तो थर्ड ईयर में भी नहीं है, तो कुछ
कुछ कह नहीं सकते कि आप इसे कब पढ़ेंगे, राइट। तो वैसे फिजिक्स वालों ने तो पढ़ा हुआ होगा क्वांटम फिजिक्स वगैरह, ठीक है। तो वही वाला जो टॉपिक है उसकी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए इसको समझने के लिए, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी कि बता दूं, बट डीप अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है, यही प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में, ठीक है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले कहीं पे भी किसी भी टॉपिक की नीड हो जाती है। जैसे कि ये वाला देखने में तो बिल्कुल आसान लग रहा है, पढ़ने में भी आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा, हो सकता है जिनको ये आदत है मान लेने की, पर जो ज्यादा सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि हम क्यों माने, है ना। तो ये पूरा क्वांटम पे बेस्ड है। कुछ इसके पॉइंट्स है जो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो ये दिया था 1930 में एफ लंदन में, ठीक है। 1930 में दिया था एफ लंदन में। इसके बाद किस बेसिस पे दिया था? क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे, क्वांटम मैकेनिक्स को आधार बना के दिया था। साथ ही जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है उसको भी यूज किया गया। जो भी आप किसमें पढ़ते हैं वो भी आप पढ़ते हैं क्वांटम में ही, क्वांटम का ही पार्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग डायरेक्ट प्रिंसिपल लिख लो, अनसर्टेनिटी लिख लो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो 1930 में एफ लंदन ने जो है क्वांटम मैकेनिक्स के हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को यूज करते हुए उसके आधार पर उसको बेस बना करके इस इंड्यूस्ड डायपोल को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसमें फिर लंदन ने कहा था कि एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल की अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो बहुत सारी एनर्जीज होती है ना, रोटेशनल एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, इसके बाद जो है आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होती है, ठीक है। बहुत सारी एनर्जीज होती है। तो वहां पे जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है, अब यहाँ पे जो आपके काम में आएगी वो बेसिकली यहाँ पे लंदन फोर्सेस के केस में वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करेगा ये, है ना। तो ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है कि रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वगैरह जो ग्राउंड स्टेट होती है, एक तो होती है ग्राउंड स्टेट, फिर होती है एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो सारी तीनों एनर्जीज होती है वो क्वांटम में क्या होती है, 0 होती है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जैसे रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी 0 होती है ना। बट ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल की कंप्लीट एनर्जी 0 नहीं हो सकती। एक मॉलिक्यूल की इतनी सारी एनर्जी होती है जिसमें से 3 ये सब 0 होती है, बट कह रहा है लंदन की वो तो कंप्लीट तो 0 नहीं होती है, मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट में भी कोई एनर्जी होती है। और वो किस वजह से होती है, वो वाइब्रेशंस की वजह से होती है, ठीक है। और जो वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी होती है ना वो किसके बराबर होती है, बेसिकली ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ एच न्यू। जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, ओके, वो होती है हाफ एच न्यू। और ये हाफ एच न्यू बेसिकली क्या होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है एक मॉलिक्यूल की, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है एक मॉलिक्यूल की, ठीक है। और इसी वाइब्रेशनल एनर्जी को आपकी वैसे बुक में नहीं लिखा हुआ है पर ये एनर्जी वाइब्रेशनल ही होती है, ठीक है। तो इसी एनर्जी को क्या कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। इसी एनर्जी को क्या कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। तो लंदन ने कहा
कि मॉलिक्यूल की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में पूरी तरह से जीरो तो होती नहीं है, उसकी कोई ना कोई एनर्जी होती है जिसे आप जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऐसी स्थिति जो जीरो पॉइंट एनर्जी वाली स्थिति होती है वो सिर्फ और सिर्फ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में ही नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में नहीं होती है, वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी होती है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि इस एनर्जी की वजह से, ये जो जीरो पॉइंट एनर्जी है, इसकी वजह से आपके यहाँ तात्क्षणिक द्विध्रुव जनरेट हो जाता है इस एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल में, चाहे वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, चाहे वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, कैसा भी मॉलिक्यूल हो, उसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है जो कि जीरो पॉइंट एनर्जी कहलाती है। और उस जीरो पॉइंट एनर्जी की वजह से उस मॉलिक्यूल में एक तात्क्षणिक द्विध्रुव जनरेट हो जाता है, या फिर इंस्टेंटेनियस द्विध्रुव या इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पे जनरेट हो जाता है, या उस डाइपोल मोमेंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट कहते हैं, क्योंकि वो तो इंड्यूस हुआ है ना, डाइपोल मोमेंट था तो नहीं मॉलिक्यूल का, वो तो इंड्यूस हुआ है उसकी जीरो पॉइंट एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो वो इंड्यूस हो जाता है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है। अब इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल होने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, एक होने की वजह से इसमें क्या होता है कि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा, अस्थायी द्विध्रुव ये ग्रहण कर लेगा, या फिर इसे कहते हैं हम डायनेमिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। दोनों एक ही बात है, कहीं पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसमें इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है, तो सिंपल सा मतलब है कि इंड्यूस हुआ है, मतलब कि ये डायनेमिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। कोई इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो था नहीं, तो ये डायनेमिक डाइपोल मोमेंट है, डायनेमिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अब यही डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इसमें ये डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ है, तो ये जैसे दो मॉलिक्यूल थे, ठीक है, दो मॉलिक्यूल थे, इन दोनों में जो है डायनेमिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ, और दोनों में डाइपोल मोमेंट जनरेट होने की वजह से इनमें क्या हुआ, इनमें होता है इंटरेक्शन। पर यहाँ पे वो बात भी नहीं है, यहाँ पे है कि पहले एक में जनरेट हो जाएगा, जैसे कि ये मान लो, ये सारा समझ में आ गया ना, ठीक है, ये सारी कहानी समझ में आ गई कि किस तरह से डाइपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल में जनरेट होता है। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, ये समझने की चीज थी। ओके, अब इसको डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं हम, कि मान लो हमने कहा है कि डायनेमिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ है, जो भी रीजन हमने दिया है यहाँ पे, ये जीरो पॉइंट वगैरह सब, ठीक है। तो यहाँ पे जब डायनेमिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ, तो सबसे पहले तो मान लो कि हमने दो मॉलिक्यूल लिए थे, ये दो मॉलिक्यूल लिए थे, ठीक है, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स, इनिशियली तो ये न्यूट्रल थे, पर क्योंकि इनकी कोई एनर्जी थी तो इनमें क्या हुए, वाइब्रेशंस हुए, और वाइब्रेशंस होने की वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई थी, और जो एनर्जी थी उसने इसमें क्या किया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट कर दिया, या फिर इंड्यूस कहो या फिर डायनेमिक डाइपोल मोमेंट कहो, जो भी कहो आप, इसमें जो है वो तात्क्षणिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया एक मॉलिक्यूल में। अब जैसे ही एक मॉलिक्यूल में तात्क्षणिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ, वो जैसे ही दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, ये फर्स्ट है मान लो, ये जैसे ही दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, ये इसको भी पोलराइज कर देगा, क्या करेगा, इसको भी पोलराइज कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको लिख लो पहले, ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मैं एन डायरेक्ट ही लिखती हूँ यहाँ पे, ये पहले इनिशियली न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है, अब ये क्या हुआ, इंड्यूस हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये अब भी क्या है, ये अब भी न्यूट्रल ही है, बट जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आना शुरू होंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा, और फिर फाइनली जो है हमारे पास ये ओके, और इसमें भी इंड्यूस हो चुका है, तो इसके भी प्लस नहीं आएगा, इधर आएगा माइनस चार्ज,
ये माइनस चार्ज सारे इधर आ जाएंगे क्योंकि ये इस पर प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होंगे। ओके, और इनके बीच में ये इंटरेक्शन होंगे। क्लियर है? ठीक है। और ये जो इंटरेक्शन हुआ है अब दोनों, हालांकि ये भी क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ और इसकी वजह से इसमें भी डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ। ओके, तो ये भी इंड्यूस हो गया, राइट, ये भी हो गया इंड्यूस, ये भी हो गया इंड्यूस, दोनों ही इंड्यूस डायपोल मोमेंट है, दोनों का अपना तो था नहीं, जनरेट हुआ है, तो ये इस तरह के जो इंटरेक्शन कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। और क्योंकि ये लंदन ने दिया था, ठीक है, लंदन ने इसको एक्सप्लेन किया था, तो इसे लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही जैसा कि मैंने बताया था कि क्या होता है, इनमें कंपन होता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स में जो है, मैंने जैसे यहाँ पे पहले भी बताया कि इतनी सारी एनर्जीज होती है एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की, मॉलिक्यूल्स की वगैरह एनर्जी होती है, तो जब मॉलिक्यूल जो है कंपन करता है तो उस वजह से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन पे रह नहीं पाते, सेम जो पोजीशन होती है वहां पे रह नहीं पाते। जब मॉलिक्यूल कंपन करता है या फिर मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है तो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो वाइब्रेशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, उनमें आकर्षण उत्पन्न होता है। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बहुत ज्यादा आकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, और साथ ही डिस्पर्शन हो जाता है, परिरक्षण होता है, दोनों में आकर्षण की वजह से परिरक्षण होता है। देखो कैसे कह रही हूं मैं, यहाँ पे जितने दूर थे उतने स्टेबल थे, ये सब कुछ बैलेंस था। ठीक है, पर जैसे ही इनमें वाइब्रेशन शुरू होने लगे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वैसे क्या हुआ, इनकी एनर्जी बढ़ने लगी, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बढ़ने लगी। जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ने लगी उतनी ज्यादा जो है वो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा काम करने लगे यहाँ पे। ठीक है, और उस वजह से इनके बीच में जो डिस्पर्शन इफेक्ट है वो जनरेट हो गया, परिरक्षण प्रभाव जो है यहाँ पे, परिक्षेपण प्रभाव जो है वो जनरेट हो गया, यहाँ पे डिस्पर्शन इफेक्ट जो है जनरेट हो जाता है। किस वजह से? कंपन की वजह से, इलेक्ट्रॉन में कंपन होने की वजह से। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये है बात पूरी लंदन फोर्सेस की यहाँ पे। और जो ये एनर्जी, मैं बार बार कह रही हूँ कि एनर्जी 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 वाइब्रेशंस की वजह से वगैरह, और इन वाइब्रेशंस की वजह से वगैरह इनमें जो है डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ है। ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ है, ये सारी जो एनर्जीज है इसे डिस्पर्शन, मैंने कहा डिस्पर्शन होना शुरू हो जाता है, तो इस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन एनर्जी कहते हैं यहाँ पे। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3I1 I2 2I1 प्लस I2। ओके, ये 4 पाई साइन नॉट स्क्वायर। देखो नोटिस करना आप, सब जगह जो है वो r की पावर 6 ही आएगी, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है वो है डिस्पर्शन एनर्जी का। जितने ज्यादा नजदीक आएंगे, हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस है तब तक ठीक है, पर जितना ज्यादा नजदीक आएंगे उतना ज्यादा रिपल्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनस चार्ज है, और जितना ज्यादा माइनस, जैसे जैसे नाभिक की तरफ सब बढ़ेंगे माइनस चार्ज भी तो पास आएगा, उतना ज्यादा रिपल्शन भी बढ़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इसकी एनर्जी है, यहाँ पे I1 और I2 क्या है, बेसिकली I1 और I2 जो है दोनों अणुओं की आयनन ऊर्जा है, ये कहेंगे आप आयनाइजेशन एनर्जी है। I1 और I2 जो है आयनाइजेशन एनर्जी है दोनों मॉलिक्यूल्स की, राइट। और A1 और A2 जो है वो क्या है, पोलराइजेबिलिटी है। A1 और A2 क्या है, पोलराइजेबिलिटी है। ओके, और साथ ही R तो मैंने बता दिया,
आर का सेम वही मतलब है कि विद्युत अणुओं के मध्य की दूरी कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, ठीक है, और 4 पाई साइन नोट जो है वो है आपकी परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, राइट, ये है कांस्टेंट आपका। फाइन, तो ये इस तरह से आप लंदन फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड को देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।